तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी द कर्स्ड को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1917 में फ्रांस में हो रहे वॉर को देखते हैं, जहाँ एक कैप्टन अपने सोल्जर्स को बचाने के साथ साथ वॉर को संभाल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जर्मन सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन और कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। कैप्टन को 3 बुलेट्स लगती हैं। उन्हें जल्दी से मेडिकल टेंट्स में लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उनको ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर्स कैप्टन की बॉडी से बुलेट्स निकाल देते हैं, पर डॉक्टर को इनमें एक सिल्वर बुलेट मिलती है, जो बाकी की बुलेट से साइज में भी बड़ी होती है, और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये आई कहां से। कैप्टन इस बुलेट के बारे में सब जानता था, पर उसके कुछ बताने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। अब हम शार्लेट नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो वहाँ किसी से मिलने आई होती है। वहाँ वेट करते हुए वो लेडी एक फोटो को देखती है, जो कि उसके बचपन की होती है, और अब कहानी 35 साल पहले पर शिफ्ट हो जाती है, और हम शार्लेट और उसके भाई एडवर्ड को उनके घर में खेलते हुए देखते हैं। और एडवर्ड शार्लेट को परेशान करता है, जिस पर उनकी मॉम इजाबेल एडवर्ड को समझाती है कि वो शार्लेट को तंग ना करे। उनके डैड सीमस वहाँ के सबसे अमीर और खतरनाक इंसान होते हैं, जो दूसरों से उनकी जमीन छीनकर खुद उस पर राज करते हैं। सभी उनसे बहुत डरते हैं। इनके टाउन में एक दिन एक कबीला रहने आता है, जिसे रोमा क्लैन भी कहते हैं। यहाँ एक लेडी एक आदमी को चांदी के सिक्के देती है और उसे आने वाले तूफान के बारे में भी बताती है, जिसके लिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना है। वो आदमी उन सिक्कों को पिघलाकर उन्हें दांतों की शेप दे देता है और एक स्कल के जो एरिया में इन दांतों को लगाकर इस लेडी को दे देता है। इसे देखकर वो कहती है कि पीढ़ियों से हमने इसे संभाला है और अब ये हमारी रक्षा करेगा। फिर वो लेडी उस जो को देखते हुए कुछ मंत्र पढ़कर रिचुअल्स परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ हम इस टाउन के लोगों और सीमस को उस जमीन के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ रोमा क्लैन के लोग यानी जिप्सीज रहने लगे हैं। एडवर्ड और शार्लेट छुपकर उनकी सब बातें सुन रहे होते हैं। अगले दिन सीमस अपने घमंड की वजह से उस जगह पर अटैक करके उनके टेंट्स जला देते हैं, जिसकी वजह से जिप्सीज मर जाते हैं। टाउन के लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं कि वो लेडी और वो आदमी जिसने सिल्वर के टीथ बनाए थे वो भागने की कोशिश करते हैं, पर सीमस इतना बेरहम होता है कि वो उस आदमी के हाथ पैर कटवाकर उसे स्केयर क्रो की तरह उस जगह पर लगा देता है, ताकि लोग सीमस से और भी ज्यादा डरें, और उस लेडी को सिल्वर टीथ जो के साथ वहीं जिंदा दफना देता है। पर जब उस लेडी को दफनाया जा रहा होता है, तब वह कुछ मंत्र चैंट करती रहती है और उन्हें धमकी देती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, पर वो उसे दफना देते हैं। उसी रात शार्लेट को सपना आता है और सपने में वह उसी जगह को देखती है जहाँ उस लेडी को दफनाया गया था। सपने में स्केयर क्रो को जिंदा देखकर वो घबरा जाती है और वो नींद से जाग जाती है। अब हम टाउन के एक बार को देखते हैं, जहां हमें जॉन नाम के पैथोलॉजिस्ट दिखाई देते हैं, जो वहां उन जिप्सीज के बारे में पूछते हैं, पर किसी के कुछ न बताने पर वो जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। जहां एल्फ्रेड टाउन का लोकल पुलिस ऑफिसर आता है और वो जॉन के पास आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ किस काम से आया है। वो दोनों बैठकर आपस में अपनी बातें करते हैं। फिर हमें एडवर्ड दिखाया जाता है, जो कि अपने सपने में खेल रहा होता है और उसे जिप्सीज वाली जगह से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसी जगह चला जाता है जहाँ उस लेडी को दफनाया गया था। वो उस जगह को खोदने लगता है और जॉन निकालने की कोशिश करता है कि उस लेडी की आत्मा और स्केयरक्रो उसे डरा देते हैं, जिसकी वजह से वो नींद में चलकर बाहर जाकर चिल्लाने लग जाता है। उसकी माँ और बहन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आ जाती हैं और उसे चुप कराकर अंदर ले जाती हैं। अब हम टाउन के बच्चों के साथ एडवर्ड और शार्लेट को खेलते हुए देखते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम टिमी होता है, वो कुछ परेशान होता है, क्योंकि उसे भी सपने में वही सब दिखाई दे रहा था जो कि शार्लेट और एडवर्ड ने देखा था। टिमी के साथ सब बच्चे उसी जगह पर दोबारा पहुंच जाते हैं और टिमी उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी बच्चे कहते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही सपने आते हैं। टिमी उस जगह को खोदना शुरू कर देता है जिस जगह पर उस लेडी को दफनाया गया था। एडवर्ड उसे ऐसा करने से रोकता है, पर टिमी उसकी बात नहीं मानता और सिल्वर जॉ निकालकर टिमी उसे अपने मुंह में लगा लेता है। जॉ लगाते ही वो थोड़ा चेंज हो जाता है और एडवर्ड को गले में काट लेता है, जिसे देखकर सभी डरकर भाग जाते हैं और शार्लेट घर जाकर सबको बुलाती है और सीमस एडवर्ड को घर ले आता है। एडवर्ड की कंडीशन खराब होती जा रही होती है और उसके चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और उसे चेक करके बताते हैं कि एडवर्ड को किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है और वो उसे इन्फेक्शन खत्म करने की दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। शार्लेट डर की वजह से घर पर सच नहीं बताती और रात को उसे फिर से उसी जगह का सपना आता है और सपने में स्केयर क्रो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह घबरा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है और उसे एडवर्ड के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो एडवर्ड के रूम में जाकर देखती है कि एडवर्ड कुछ अजीब से टेंटिकल्स में फंसा हुआ होता है। डरकर वो अपने पेरेंट्स को बुला लेती है, पर उनके आने से पहले ही एडवर्ड रूम से गायब हो जाता है। सीमस उसे सब जगह ढूंढता है, पर एडवर्ड के कहीं न मिलने पर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एल्फ्रेड जाकर जॉन को बताता है कि सीमस का बेटा एडवर्ड गायब है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब जिप्सीज से कनेक्टेड है। सुबह शार्लेट अपने सर्वेंट के साथ चर्च में अपने भाई के लिए प्रे करने जाती है कि वहाँ उसे टिमी दिखाई देता है और वो शार्लेट से एडवर्ड के बारे में पूछता है। दरअसल सिल्वर जो लगाने के बाद टिमी ने क्या किया उसे कुछ याद नहीं होता, पर शार्लेट उसे बताती है कि उसने एडवर्ड को काट लिया था। टिमी यह सब सुनकर शार्लेट को बाइबल में से पढ़कर कुछ सुनाता है। वो बताता है कि जूडास ने जीसस के साथ धोखा किया था, जिसके बदले में उन्हें 30 सिल्वर कॉइन्स मिले
मिले थे। यह पढ़कर टिमी समझ जाता है कि वो सिल्वर जॉ इन्हीं सिक्कों से बना था। टिमी शार्लेट को अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहता है कि जो जिप्सीज के साथ हुआ उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। टिमी बाइबल का पेज फाड़कर शार्लेट को दे देता है और चला जाता है। चर्च से बाहर आते ही टिमी को एडवर्ड दिखता है और वो उसका पीछा करने जंगल की तरफ चला जाता है। उसे एडवर्ड तो कहीं नहीं दिखता, पर एक क्रिएचर टिमी पर इतना खतरनाक हमला करता है कि टिमी का हाथ टूट जाता है। टिमी भागकर जंगल में एक शेड के नीचे छुप जाता है, पर वो क्रिएचर वहां आकर टिमी को जान से मार देता है। अब एल्फ्रेड और जॉन एडवर्ड के मामले में सीमस की हेल्प करने उसके घर आते हैं। वो सब मिलकर जंगल में एडवर्ड को ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें टिमी की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। जॉन टिमी की बॉडी देखकर कहता है कि शायद किसी भेड़िए जैसे जंगली जानवर ने टिमी पर अटैक किया है। टिमी की फ्यूनरल के बाद जॉन सीमस और बाकी लोगों से पूछताछ करने लगता है और सीमस के घर को अच्छे से चेक करता है। वो एडवर्ड के रूम को भी अच्छे से चेक करता है जहाँ उसे खून के निशान मिलते हैं। रात को जॉन को भी वैसा ही सपना आता है जैसे सपने बच्चों को आते थे। सपने में स्केयरक्रो को जिंदा देखकर वो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। बाहर जाकर वो एडवर्ड के रूम से ब्लड स्पॉट्स के सैंपल लेकर उन्हें चेक करता है तो उसे एडवर्ड का खून इंसान के खून से अलग लगता है। बाहर की आवाजें सुनकर जॉन दरवाजे से झांककर देखता है तो उसे एक क्रीचर दिखता है। वो सीमस की गन लेकर बाहर उसे देखने जाता है, पर वो क्रीचर वहाँ नहीं होता। जॉन सीमस को उस क्रीचर को जल्द से जल्द पकड़ने को कहता है। वो सीमस टाउन के लोगों को बताता है कि जॉन उसकी हेल्प करने आया है और जॉन सबको अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके सेफली रहने को कहता है। अब हम 3 लोगों को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और वो क्रीचर उन पर हमला कर देता है। 2 आदमियों को तो वो जान से मार देता है और एनी नाम की एक लड़की पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह खुद को बचाकर टाउन में आ जाती है। सीमस और जॉन को एनी के बारे में पता चलता है और वो दोनों उसे देखने उसके घर पहुंचते हैं, पर एनी उनके आने से पहले ही वहाँ से भाग गई होती है। जॉन सभी लोगों को चर्च में जाकर रहने को कहता है और फिर हम एनी को जंगल में तड़पता हुआ देखते हैं। एनी की कमर में से भी वैसे ही टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं जैसे एडवर्ड के ऊपर थे। एनी बुरी हालत में एक नदी में डूब जाती है और वो टेंटिकल्स उसे अपने अंदर जकड़ लेते हैं। अब हम जॉन को इजाबेल से बात करते हुए देखते हैं। जॉन इजाबेल को अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी वाइफ और बेटी को भी ऐसे ही एक वाइल्ड क्रीचर ने मारा था। वो बताता है कि उनके गांव पर रोमा क्लैन का कोई श्राप था। ये सुनकर इजाबेल भी जिप्सीज की बातें जॉन से कहने ही लगती है कि सीमस वहाँ पर आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है। जॉन जंगल में जाकर उस क्रीचर को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है और उसे वहाँ सपना आता है और वो घबराकर उठ जाता है। इतने में क्रीचर वहाँ आकर उस पर हमला करने ही लगता है, पर जॉन उसे अपने जाल में फंसाकर उसे गोली मार देता है। जॉन क्रीचर की बॉडी को लेकर सीमस के पास आता है। क्रीचर को एग्जामिन करने के लिए वो उसका पेट काटता है तो उसमें से एनी बाहर आती है। एनी के फादर उसकी ये हालत देखकर उसे वहीं शूट कर देते हैं। सीमस जॉन को इजाबेल से सब कुछ छुपाने की बात कहता है, जिस पर जॉन सीमस को सच बोलने को कहता है और उससे दफनाई गई लेडी के बारे में पूछता है। और जॉन सीमस को बताता है कि उस लेडी ने टाउन को श्राप दे दिया है जिसकी शुरुआत एडवर्ड से हुई है। सीमस कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर देगा क्योंकि इसकी शुरुआत उसी ने ही की थी। अगले दिन सीमस और उसके आदमी क्रीचर को ढूंढने निकल जाते हैं। घर पर जॉन शार्लेट से बात करता है और शार्लेट उसे बाइबल का फटा हुआ पेज देती है। जॉन के पूछने पर शार्लेट उसे सारी बात सच सच बता देती है। जॉन बाइबल के उस पेज में पढ़ता है कि जो कोई सिल्वर को पिघलाता है वो खुद को भी पिघला देता है और गॉड की शक्तियां उसे मिल जाती हैं। शार्लेट जॉन को सिल्वर जॉ के बारे में भी बताती है कि टिमी ने उसे चर्च में छुपा कर रखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि सिल्वर जॉ में उन्हीं सिक्कों की सिल्वर होती है और ये कर्स यानी श्राप उसी लेडी ने स्टार्ट किया है और उसी लेडी में गॉड की शक्तियां हैं क्योंकि उन्हीं 30 सिक्कों को पिघलाकर उसने वुल्फ जैसे जंगली जानवर के जॉ की शेप दी थी। तो बेसिकली ये शक्ति बुरे लोगों को खत्म करती है। शार्लेट जॉन को चर्च ले जाती है और सिल्वर जॉ उसे दे देती है। जॉन इस सब के बाद समझ जाता है कि इस मुसीबत का तोड़ इसी जॉ में है और वो एक लुहार को बुलवाकर सिल्वर के जॉ को पिघलवाकर उससे 4 बुलेट्स बनवा लेता है। यही बुलेट्स हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी जो कैप्टन की बॉडी में से मिली थी। अब हम अनायस को बाहर कपड़े लाने के लिए जाते हुए देखते हैं जो कि सीमस के घर की मेड होती है। तभी वहाँ उसे क्रीचर दिखाई देता है और वो अनायस पर हमला करके उसे काट लेता है, पर अनायस बचकर घर में भाग जाती है। सीमस जंगल से वापस आ जाता है क्योंकि उसे क्रीचर कहीं नहीं मिलता। अब रात को जॉन गन लेकर छत पर बैठ जाता है और उसकी नजर जमीन पर पड़े कपड़ों पर पड़ती है जिस पर खून लगा होता है। उसे शक होता है कि घर में ऐसा कोई है जिसे क्रीचर ने काट लिया है। घर में जाकर जॉन सीमस से पूछता है कि क्या घर में कोई मेंबर गायब है, तो सीमस उसे वहाँ से जाने को कहता है और जॉन और सीमस की बहस हो जाती है, जिस पर जॉन सीमस को कहता है कि ये श्राप उसकी वजह से ही लगा है जो जमीन सीमस ने लालच में जिप्सीज से ले ली थी और वो जमीन जिप्सीज की ही थी। ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सीमस के सारे परिवार के लोग मारे नहीं जाते। कुछ देर बाद सीमस को अनायस के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपनी गन लेकर रूम में चेक करने के लिए जाता है, पर अनायस उसे रूम में नहीं दिखती। अचानक ही अनायस जो कि क्रीचर में बदल चुकी होती है सीमस पर हमला कर देती है, जिस वजह से मोमबत्ती गिर जाती है और वहाँ आग लग जाती है कि शार्लेट और इजाबेल वहाँ आ जाते हैं। क्रीचर उन पर हमला करने लगती है कि सीमस उसे गोली मार देता है, पर इससे पहले ही क्रीचर ने सीमस को काट लिया होता है। जॉन सीमस के पास आता है पर सीमस उसे जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है और क्रीचर के काटने की वजह से वो किसी भी समय क्रीचर में बदल सकता है। इतने में सीमस खुद को आग लगा लेता है और जलकर मर जाता है। जॉन शार्लेट और इजाबेल को लेकर चर्च पहुंचता है और सबको सीमस के बारे में बताता है और चर्च का दरवाजा बंद रखने को कहता है। रात
रात को इजाबेल गॉड से अपने बेटे के लिए प्रे कर रही होती है कि उसे बाहर से आवाजें आती हैं। इजाबेल डोर के पास जाकर ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज एडवर्ड की लगती है जो उसे हेल्प मांग रहा होता है। इजाबेल इमोशनल होकर मेन डोर खोल देती है जिसकी वजह से क्रीचर अंदर आ जाता है और वो सब पर अटैक करने लगता है। जॉन उसे सामने से हटने को कहता है पर वो नहीं हटती। क्रीचर इजाबेल पर हमला करने ही लगता है कि जॉन अपनी गन से सिल्वर बुलेट फायर कर देता है जो कि इजाबेल की बॉडी से होती हुई क्रीचर को लगती है। क्रीचर नीचे गिर जाता है और इजाबेल धीरे धीरे मरने लगती है और एडवर्ड अपने इंसानी रूप में आ जाता है। तभी मूवी में फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां हमें पता चलता है कि वो कैप्टन और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड ही होता है और इससे क्लियर हो जाता है कि सिल्वर बुलेट एडवर्ड की बॉडी में कहां से आती है। इस बुलेट की वजह से ही वो कर्स यानी श्राप खत्म होता है। मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जो लेडी मूवी की स्टार्टिंग में आई थी वो और कोई नहीं बल्कि शार्लेट ही होती है और वो वहाँ जॉन से मिलने आई होती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। दरअसल इजाबेल और सीमस के मरने के बाद जॉन ने ही शार्लेट और एडवर्ड को अपने साथ रखा था। अब मूवी की एंड में हमें वो 4 बुलेट दिखाई जाती हैं और जॉन भी दम तोड़ देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।